मॉर्निंग। नमस्कार सभी को, मेरा जय हिंद। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। फटाफट लोगों को जोड़ते चलिए, तब तक मैं पीपीटी फटाफट ऐड कर लेता हूं। बहुत सही, बहुत सही, सभी लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। बहुत बढ़िया। आज है सुपर संडे, आज है हमारा सुपर संडे। तो आज है संडे और मैंने एक बात कही है सबसे ऊपर जो ग्रीन कलर में लिखी हुई है, जरा ढंग से पढ़ो यारो, ढंग से पढ़ो और खून नहीं खौले तो मुझे बताओ। और जरा ढंग से पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। प्रीति, सागर, सुदन, अनुपम आ गए हैं। सुप्रभात सभी लोगों को, नमस्ते नमस्ते नमस्कार गुरुजी, बहुत बढ़िया। राहुल भारती, पवन भारती आ गई हैं। भारती चंद्रा प्लस की हैं। कल दो लोगों ने प्लस पे लिया है और प्लस वाले लोगों को मजा आ रहा है ना। प्लस वाले लोगों को बहुत मजा आ रहा है, आंसर राइटिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं सब लोगों से अभिभूत हूँ। आप ही में से लोग निकले हैं और प्लस में आए हैं, बहुत बढ़िया। विशाल सिंह, काजल, सीमा, मनीषा, रामाश्रय सिंह जी आ गए हैं। रामाश्रय सिंह जी प्लस में है। रामाश्रय जी कैसा लग रहा है आपको? पूजा भारती, मंजीत आ गए, नवाब, खुशी, झुनू, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो उनको फटाफट जुड़ने दीजिए और फटाफट हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो आज का जो होने वाला है, आज का है हमारा डे 9, आज का है हमारा डे 9 मिक्स क्विज का। क्वेश्चन नंबर आज होगा 471 से लेकर 530। मैंने जो वादा किया है 6000 प्रश्न, मैंने आपसे वादा किया है 6000 प्रश्न, और वो भी बीपीएससी के एग्जाम तक। बीपीएससी के एग्जाम तक 6000 प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इस प्रश्न इससे बाहर पेपर के अंदर नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा नहीं आएगा, बट 65 to 70% क्वेश्चन इसी से रहेगा। और देख लेना, जिस दिन बीपीएससी का एग्जाम होगा उसके अगले दिन मैं लेके आऊंगा पीपीटी, इन्हीं पीडीएफ में से अंडरलाइन करके आपको दूंगा। बहुत बढ़िया। नेहा कश्यप, ऋषि, जितेंद्र, अंकुश अवस्थी, राजेंद्र प्रसाद, हर्षिता, सोनल उज्जैन आ गई हैं, बहुत बढ़िया। प्रकाश कुमार आ गए, दीपिका, राजेश जी आ गए, पूजा कुमारी आ गई हैं, अन्नू भी आ गई है। बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, फटाफट लोगों को जोड़ते चलिए। आज मैंने एक बात कही है आपसे, आज के सवाल के अंदर में होंगे टोटल 120 सवाल। मिनिमम 100 सवाल तो हम लोग करते ही हैं। कैसे 100 सवाल? तो 60 सवाल होते हैं आपके पीपीटी के अंदर में। बस 1 से 2 मिनट के अंदर हम क्लास शुरू कर लेंगे। ये 60 सवाल होते हैं, बाकी लोगों को जुड़ जाने दीजिए। 60 सवाल होते हैं पीपीटी के अंदर में, और 40, लगभग 40 से 50 सवाल हम लोग करते हैं कमेंट बॉक्स में। मतलब एक क्वेश्चन में जो आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है, जो 30 सेकंड का टाइम मिलता है, ये आपका मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। इस बात को याद रखेंगे। आज है सुपर संडे, तो संडे का दिन होना चाहिए इस्तेमाल। तो फटाफट राज भी आ गया है, सुरेश, राजीव, ब्यूटी, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आलोक, राजीव, शिवानी कुमारी, प्रदीप जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। हाउस द जोश में आप लोग बताएंगे कि कैसा है जोश। हाउस द जोश मैन। मनीषा आ गई हैं, सुमन ठाकुर आ गए, आरके, नेहा, शालिनी, संजना, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं फटाफट। डॉक्टर दिव्या आ गई हैं। डॉक्टर दिव्या, ठीक है, आपने प्लस के बारे में पूछा था शायद। विवेक जी आ गए हैं, ममता पटेल, मनोज कुमार गोपाल जी आ गए हैं। मनोज जी कल प्लस में जुड़े हैं। मनोज भाई कैसा लग रहा है प्लस का एक्सपीरियंस? मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है क्या? समृद्धि आ गई है, दीपक, काजल, दिलीप जी आ गए हैं, जी ज्वाइन कर चुके हैं, मनीष कुमार आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बेजोर है जो, बहुत बढ़िया। स्वीटी राय, बढ़िया है सर। मनीष जी बढ़िया है ना। आंसर लिखते चलिए। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आंसर राइटिंग के लिए आपको फटाफट इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि सोचने की जरूरत नहीं है। ऋतुराज आ चुके हैं यूट्यूब के अंदर में, रविकांत कुमार जी आ चुके हैं, एसडीएम चंदन स्वामी जी आ चुके हैं, सुलेखा आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया। सभी को गुड मॉर्निंग। तो साइमल्टेनियसली यूट्यूब वाले दर्शक भी, अगर आप पोलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फटाफट शशि शरण को सर्च कीजिए और वहां पर आ जाइए। वहां पे आपको पोलिंग करने का मौका मिलेगा। तो चलिए, दिलीप कुमार लाइव फ्रॉम फतुहा, शुरू किया जाए क्लास को। क्यों पड़े हो? बिल्कुल सुबह सुबह उठ के कहिए भैया आपने से, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आपको सुबह सुबह प्रतिदिन कहना है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर है। अपने आप से कहिए कि मेरे टक्कर का कोई नहीं है, मैं जो पढ़ता हूं, मेरी कलम की ताकत है, मेरी नौकरी मुझे मिलेगी। बहुत बढ़िया। आंसर राइटिंग इंग्लिश में कराते हैं, बिल्कुल इंग्लिश में भी कराता हूँ और हिंदी में कराता हूँ, स्पेशली इंग्लिश में कराता हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। चलिए, तो क्लास को शुरू किया जाए। बोलिए एक बार माँ के बिहारी लाल की जय। बहुत बढ़िया। पोयम एक बार, आज पोयम सुनाऊंगा, डोंट वरी, आज पोयम सुनाऊंगा आधा पौन घंटे के बाद। आधा पौन घंटे के बाद जोश भर दूंगा, डोंट वरी फॉर दिस। अरुण जी आ गए हैं, अरुण जी भी प्लस में आ चुके हैं, राजू कुमार जी आ चुके हैं, रामलाल जी अभी तक नहीं आए भैया प्लस में, रामलाल जी अभी तक नहीं आए हैं। चलिए, तो फटाफट शुरू करें क्लास को। लाइक ठोकिए, फटाफट लाइक ठोकिए, क्लास शुरू करते हैं फटाफट। डॉली कुमारी जी आ गई हैं, आनंद जी आ गए हैं, प्रिंस कुमार जी आ गए हैं, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। तो लाइक ठोकिए फटाफट।
नूतन कुमारी का प्रश्न आया। नूतन, मैं आपकी क्लास का आंसर दे दूंगा क्वेश्चन का, डोंट वरी। चलिए, तो ये रहा पहला प्रश्न, फटाफट शुरू कर लीजिए भैया, फटाफट शुरू कर लीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, और उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे ये क्वेश्चन सारे मैंने प्रीवियस ईयर लिए हैं, इसलिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 5 ऑप्शन है, लगाइए पोलिंग 1 2 3 1 2 3 और कमेंट बॉक्स खोल दीजिए भैया। होम रूल जो हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स खोलिए फटाफट, दोनों तरफ चलना है, एक इधर भी एक उधर भी, दोनों तरफ चलिए। होम रूल लीग जो है आंदोलन किसने शुरू किया था? कमेंट बॉक्स में भी आइए, इधर का आंसर पोलिंग में दीजिए और उधर का आंसर कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बाल गंगाधर, मजरूल, एनी बेसेंट, बहुत सारे पीकी चौप्स आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है भैया, एनी बेसेंट। तो आपको बताना है कि होम रूल लीग किसने दिया था? तो इधर कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन हो चुका है और इधर 30 सेकंड के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, अब जरा ध्यान से सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जरा ध्यान से सुनिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक विकसित शहर की सभ्यता थी, जो नगरों को, इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नगरों को बड़ा सुनियोजित तरीके से, मतलब वेल प्लान तरीके से बसाया गया था। जो भी अवशेष मिलते हैं उनसे प्राप्त होता है कि इसके जो भी इमारत बने थे वो पक्की ईंटों से बने थे। कैसे पता चलता है? इतिहासकार ऐसे बताते थे कि जो अवशेष मिले हैं वहां से, उससे पता चलता है। लोग वहां पे प्रकृति की पूजा करते थे, मतलब क्या वहां भगवान वगैरह की पूजा नहीं होती? क्यों? क्योंकि वहां पूजा स्थल प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए ऐसा लोग, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि प्रकृति की लोग पूजा करते थे। और याद रखिएगा उस समय कला का उतना विकास नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो कमेंट बॉक्स में पूछा था उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। बहुत बढ़िया। मेगास्थनीज किसका दूत था? आपको बताना है मेगास्थनीज किसका दूत था? किसका दूत था? सेल्यूकस का, सिकंदर का, डोरियस का, यूनानियों का? उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। पोलिंग लगाइए 1 2 3 और बताइए कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यपालिका भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार कमेंट बॉक्स में खोलिए, कमेंट बॉक्स जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स खोलिए। कितनी भाषाओं को कार्यपालिका भाषा का दर्जा दिया गया है? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, दोनों तरफ चलिए, इधर भी उधर भी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके दूत थे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज किसके दूत थे। और उधर कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितने भाषाओं को कार्य प्रणाली भाषा का दर्जा दिया गया है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो गया। फटाफट इसको क्लोज करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सेल्यूकस का। याद रखेंगे मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और याद रखेंगे जो राजदूत था वो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, उनके शासन में भारत आया था। सेल्यूकस कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में बाहर आया था और यहाँ वो भारत के अंदर में 14 साल तक रहा। और इसने ही एक बहुत फेमस किताब रची थी जिसका नाम इंडिका था। याद रखेंगे इंडिका किताब के अंदर में मौर्य युगीन जो समाज और संस्कृति है, जो मौर्य काल के अंदर में समाज और संस्कृति है, उनका विवरण मिलता है उस इंडिका पुस्तक के अंदर में। और उसने एक बात और लिखी थी कि ये पाटलिपुत्रा का जो संचालन होता था, जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उनका 6 समितियों के द्वारा, यूपी पीसीएस ने सवाल को पूछ रखा है कि 6 समितियों के द्वारा संचालित होती थी। कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, आपसे पूछा था कि कितने लैंग्वेज हैं, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। लगाइए फटाफट पोलिंग, कमेंट बॉक्स में खोल दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए कि दूध का जो धवल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति से होता है? दूध के अंदर में जो धवल रंग दिखता है वो किसकी उपस्थिति से होता है? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए भैया। कैसीन आने लगा, कैसीन नहीं, कैसीन होता है। फटाफट दोनों तरफ चलिए, कौटिल्य की पुस्तक के बारे में इधर बताइए और उधर भी चलिए, दोनों तरफ पैरेलली चलिए, फटाफट चलते चलिए। आपको बताना है कि किसका था, किसका होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सेल्यूकस निकेटस। यूट्यूब वाले लोग भी एकदम फटाफट दे रहे हैं। तो फटाफट कौटिल्य की पुस्तक का बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद इधर बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र थी वो शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर लिखी गई थी। याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे। इस पुस्तक में क्या क्या था? तो इस पुस्तक के अंदर में राज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजनीति और शासन, इन 4 चीजों के चारों विषयों के सिद्धांतों का वर्णन किया गया था। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, राज व्यवस्था, न्याय, राजनीति और शासन, इन चारों के बारे में वर्णन किया गया था। इस जो पुस्तक है, कभी कभी सवाल पूछ देता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की शैली क्या थी? इसकी शैली उपदेशनात्मक थी। इसकी शैली कैसी थी? उपदेशनात्मक थी। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 18 तीर्थ यानी अधिकारियों का इसमें उल्लेख किया है।
और फटाफट इधर कमेंट बॉक्स वाले में आ जाते हैं। तो दूध का रंग जो धवल होता है वो होता है कैसीन के उपस्थित होने से। किसके उपस्थित होने से? कैसीन के उपस्थित होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? किसको नहीं, किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, फारसी, बौद्ध, इनमें से एक या एक से ज्यादा आपको बताना है त्रिपिटक किसका है। 1 2 3 लगाइए पोलिंग। कमेंट बॉक्स खोल दीजिए भैया, कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? फटाफट क्वेश्चन खोलते चलिए फटाफट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी, विश्व की नहीं पूछ रहा हूं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी। फटाफट आंसर करते जाइए। और इधर बताइए कि त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? दोनों तरफ चलिए, पैरेलली चलना है आपको, दोनों तरफ चलना है और पैरेलली चलना है। बहुत बढ़िया। जो लोग भी पोलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फटाफट आ जाइए अनअकैडमी ऐप के ऊपर, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, शशि शरण को फॉलो कीजिए और वहां ABCD बताइए, आपकी रैंकिंग आपको पता चलेगी। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बौद्ध धर्म। याद रखेंगे त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध जो थे उनके जितने भी उपदेश हैं उन उपदेशों को एक जगह संग्रहित किया गया है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखेंगे त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? पाली में। इसमें जो है जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने से लेकर के महापरिनिर्वाण तक, ज्ञान प्राप्त करने से लेकर के महापरिनिर्वाण तक के जितने भी प्रवचन उन्होंने दिए हैं उन सबों को संग्रहित कर दिया गया है त्रिपिटक के अंदर में। याद रखेंगे त्रिपिटक जो है सुत पिटक, विनय पिटक और अभिमन्यु पिटक के अंदर में आता है। तो ये बातें हो गई इसकी। अब जो मैंने कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मूल संदेश से क्या था? आपको बताना है कि जो राजा सम्राट अशोक थे उनके जो धम्म थे उन धम्म का मूल वसूल, याद रखेंगे मूल वसूल क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपरोक्त में से कोई या एक से ज्यादा। तो बताइए क्या होगा। और आपको बताना है कि पूना पैक्ट को किसके किसके बीच समझौता हुआ था? पूना पैक्ट में किनके बीच समझौता हुआ था? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, कमेंट बॉक्स खोल दीजिए। पूना पैक्ट के बीच में किनके बीच में? गांधी जी का किनसे हुआ था? गांधी जी का किनसे हुआ था? पूना पैक्ट। दोनों तरफ चलिए, पैरेलली चलिए। आपको इधर बताना है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? इससे बाहर बीपीएससी में कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी करता हूं। 60% से ज्यादा क्वेश्चन टकराएगा, याद रखिएगा। मैंने बीरा उठाया है 6000 क्वेश्चन कराने का। डेली क्वेश्चन होगा सुबह में 8 बजे। बरसात हो, जा रहा हो, कुछ भी हो जाए, दुनिया अलट से पलट हो जाए, मैं कोरोना से पीड़ित हो जाऊं, लेकिन फिर भी होगा। ऐसे होगा नहीं कोरोना से पीड़ित। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई ऑप्शन। याद रखेंगे अशोक का जो धम्म था वो प्रजा जो थी, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए सम्राट जो अशोक थे उन्होंने प्रस्तुत की थी, एक आचार संहिता लिखी थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट लिखा था। उनका उल्लेख जो उतने जो अभिलेख थे उसके आचार संहिता के, उसको धम्म कहा गया। याद रखेंगे कि अशोक के दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में धर्म की व्यवस्था, जैसे पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, माता पिता, गुरुजनों के प्रति आदर, समाज के प्रति आदर, ब्राह्मणों के प्रति आदर, दयाशीलता, उदारवादी विचार, इस तरह की चीजें रूप में यहाँ पर ली गई हैं। अशोक ने जो इसकी परिभाषा दी थी, जो सम्राट अशोक ने इसकी परिभाषा दी थी वह थी राहुलोवाद सूत्र। कौन सा? राहुलोवाद सूत्र। और अशोक के इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ई। और जो इधर मैंने पूछा था उसका आंसर आपने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, मैक्सनीज की पुस्तक इंडिका में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। अभी बताया मैंने। लगाइए पोलिंग फटाफट पोलिंग लगा दीजिए। भाग 5 में का संविधान के भाग 5 में किसकी चर्चा है? कमेंट बॉक्स खोलिए। भाग 5 में बताना है। संघ। बहुत बढ़िया, संघ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 476 नंबर क्वेश्चन। और अभी मैंने बताया कि मैगस्नीज की पुस्तक इंडिका में 7 वर्गों का विभाजन दिखाया गया। मैंने बताया था आपको। एक बात पता नहीं थी कि मैगस्नीज कब लिखी गई थी, तो आज से लगभग मतलब मैगस्नीज का जो ड्यूरेशन था वो लगभग 300 BC के आसपास था। मैगस्नीज जो है भारत में एक तरह का जो लिखने वाला
मैगस्थनीज था वो एक तरह का क्या था, यूनान का राजदूत था, यानी उसको क्या कहेंगे, यूनानी राजदूत कहेंगे। इसने 7 विषयों का उल्लेख किया। याद रखिएगा, जो भारत की पूरी भारत था ना, उन भारत को टोटल 7 बांटों में बांट दिया। कौन कौन सा, तो ब्राह्मण जिसको बुद्धिमान पुरुष कहा, ब्राह्मण के अलावा किसान, किसान के अलावा चरवाहा, चरवाहा के अलावा कारीगर, कारीगर के अलावा सैनिक, सैनिक के अलावा सेना, और सेना के अलावा नौसेना के अधिकारी। टोटल 7 भागों में उसने विभाजन कर दिया था। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? आपको बताना है कि किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, रामगुप्त, श्रीगुप्त, उनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग फटाफट। आपको बताना है कि मदुरई शहर जो है, मदुरई शहर, कमेंट बॉक्स खोलिए, मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, फटाफट आंसर करते चलिए, दोनों तरफ चलिए, 30 सेकंड भी बर्बाद नहीं होने देना है। एनर्जी कायम रहना चाहिए, एनर्जी लेवल नहीं गिरना चाहिए, जोश जोश लगातार बना रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। किस नदी के किनारे बसा हुआ है मदुरई शहर? आपको बताना है। कावेरी, चेनाब, वेगई। बहुत सारे लोग बहुत तरह के आंसर दे रहे हैं भैया, ऐसा क्यों हो रहा है? वेगाई करेक्ट आंसर होगा, वेगाई करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? वेगाई होगा। जो मदुरई शहर है वो वेगाई नदी के तट पे बसा हुआ है, वेगाई नदी के तट पे बसा हुआ है। आ जाते हैं इधर। जो चीनी यात्री फाहियान थे वो 5वीं सदी में, उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त 2। चंद्रगुप्त 2 के शासन काल में वो भारत आए थे। याद रखेंगे, जो फाहियान नाम का व्यक्ति है ये एक बहुत प्रसिद्ध बुद्ध चीनी यात्री था, बुद्ध चीनी यात्री था, बौद्ध चीनी यात्री जिसको बोलते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनका जो भारत आने का उद्देश्य, कभी कभी पूछा जाता है कि भारत आने का उद्देश्य क्या है, तो इनका भारत आने का उद्देश्य बड़ा सिंपल था। इनका उद्देश्य ये था कि बौद्ध धर्म जो यहाँ चल रहा था उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, और धर्म के जितने भी साक्ष्य थे भारत के अंदर में, उनको एकत्रित कर अपने साथ लेकर उड़ जाना। इनका सिंपल सा काम था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अनअकैडमी प्लस पर ले लीजिए, 10% है। मेरी बैचेज 1 मई से अभी नई नई शुरू हुई हैं। आज छुट्टी है, अगर आप सब्सक्रिप्शन आज ले लेते हैं तो पिछले 2 दिन का क्लास कर लीजिएगा। बीपीएससी के अंदर आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं लाइव कॉपी चेक करता हूं। याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में लिखवा के छोड़ूंगा आपसे। 1 साल की फीस 6300 रुपए और 2 साल की फीस 7560 रुपए है। 20 से ज्यादा टीचर आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? बहुत इजी क्वेश्चन है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, राजपूत वंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। बहुत बढ़िया, पोलिंग लगा दीजिए, फटाफट पोलिंग लगा दीजिए। आपको एक तरफ कमेंट बॉक्स खोलिए, बताइए कि गोवा को महाराष्ट्र से विलय का विकल्प किस वर्ष में दिया गया था? उनको बोला गया था कि आप विलय हो जाइए, किस वर्ष में दिया गया था गोवा को महाराष्ट्र से विलय का? वर्ष बताना है आपको, करेक्ट आंसर आपको वर्ष में बताना है। 1961 लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग 1961 कह रहे हैं, गलत है। 1961 नहीं होगा, 1961 नहीं होगा। गोवा को भारत की आजादी के बाद बोला गया था कि तुम गोवा जो है महाराष्ट्र के साथ विलय हो जाए तुम्हारा, लेकिन गोवा ने मना कर दिया। 1966 भी गलत है, 1966 भी गलत है, 1960 भी गलत है। किस वर्ष कहा गया था गोवा को महाराष्ट्र में प्रस्ताव, विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो याद रखेंगे, विकल्प जो है 1967 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1967 में। आइए इस क्वेश्चन के अंदर में करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो चोल साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक था विजयालय। कौन संस्थापक था? विजयालय संस्थापक था। चोल जो है अपनी ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, जो उनका गांवों का जो व्यवस्था होता था, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत मशहूर थे। उनका जो शासन का जो स्वरूप, लोग कहते हैं कि उनके शासन का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रनात्मक था, राजतंत्रनात्मक था। उनकी जो ग्राम सभाएं होती थी बेसिकली 3 प्रकार की होती थी, उर सभा और नरगमा। पूछा जाता है बहुत बार कि उर सभा और नरगमा ये 3 किसके प्रारूप हैं? तो याद रखेंगे ये 3 जो ग्राम सभाओं के प्रारूप हैं जो चोल के समय में चलते थे, चोल साम्राज्य के अंदर में ग्राम सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके ऊपर कि कौन कौन सा, उर सभा और नगरमा, ये तीनों उसके प्रमुख कारण थे। और ग्राम सभा का मेन काम क्या था? ग्राम सभा जो इन्होंने बनाया था, जो चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे विजयला ने जो बनाया था, तो उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था कि जितना भी जमीन था उनसे टैक्स वसूलना, और टैक्स को वसूल करके एक जगह एकत्रित कर देना, और जितने भी वाद विवाद होते थे ग्रामीणों के बीच में उनको सुलझाना, मंदिर का निर्माण करवाना, भूमि संरक्षण कराना, लेकिन इंपॉर्टेंट काम था टैक्स कलेक्ट करना। बहुत बढ़िया। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? शिखर, गोपुरम, दिल्ली, मंडप, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग फटाफट, आपको बताना है कि क्या कहलाते थे। 1 2 3
कमेंट बॉक्स खोल दीजिए। मलेरिया निदान हेतु आर्थी टीथर नाम की औषधि प्राप्त किससे होती है, किस बीज से प्राप्त होती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। मलेरिया के निदान के लिए जो बीज, जो आर्थी टीथर नाम की जो होती है, आर्थी टीथर की जो औषधि होती है, नाम की जो औषधि होती है, वो किस बीज से प्राप्त होती है? बहुत बढ़िया, कुकेन, सिंकोना। बहुत सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, आपको बताना है। पादप किसी का नहीं आया है, कुकेन नहीं होगा। जो आर्थीटर होता है, आर्थीटर नाम की जो दवाई बनती है, वो दवाई बनती है बीजद पादप से। पादप नाम का है। कुकेन और सिंकोना बाद में आए, पादप से इसकी शुरुआत की गई। चलिए आते हैं इधर, इस तरफ आइए। जो दक्षिणों के जो ये होते थे, जो भारत के दक्षिणी मंदिर है, आप देखेंगे सब एक तरह के दिखते हैं। उनका जो द्वार होता है उसको गोपुरम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा, गोपुरम को हम लोग एक तरह से प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं। गोपुरम को क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं। याद रखिएगा, गोपुरम जो है ना, एक स्मारकीय अट्टालिका होती है, मतलब बहुत बड़ी अट्टालिका होती है। और जो प्राय जो है ना, शिल्प वगैरह से, कलाकारी से, शिल्प से उसको सजाया जाता है और ये गेट पर बनाया जाता है। सबसे पहला एक और सवाल इससे पूछा जा सकता है कि गोपुरम की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखेंगे, पल्लव वंश ने। किसने? पल्लव वंश ने गोपुरम की शुरुआत की थी। पल्लव वंश के जो शासक थे, उन्होंने ही गोपुरम बनाने का शुरुआत किया था। और याद रखेंगे, बेसिकली इसका शेप अगर कभी पूछा जाए तो इसका शेप रेक्टेंगल होता है, यानी आयताकार होता है। आयताकार, इसका शेप कैसा होता है? आयताकार होता है, जिसको शिल्प और चित्रकारी के द्वारा चित्रकारी करके सजाया जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पल्लव वंश। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? गलत नहीं होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से ज्यादा। और बताइए कि हरिहर और बुक्का किससे संबंधित है, किस साम्राज्य से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में खोल दीजिए। अच्छा, पोलिंग नहीं दिया है, ये लीजिए। हरिहर और बुक्का किस साम्राज्य से संबंधित हैं? हरिहर और बुक्का कमेंट बॉक्स में खोलिए, दोनों तरफ चलिए। 30 सेकंड भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन जो लोग लेट आ रहे हैं, मैं इनको बता दूं, 8 बजे सुबह अनअकैडमी ऐप के ऊपर मेरी क्लास आती है, जहां लाइव आपको मौका मिलेगा टेस्ट देने का, अपनी रैंकिंग को प्राप्त करने का, आपको चेक करने का मौका मिलेगा कितने सेकंड के आंसर दिया है आपने। बहुत बढ़िया, दोनों तरफ चलिए पैरेलली। तो मैंने आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि हरिहर और बुक्का किस साम्राज्य से हैं? तो पहले कमेंट बॉक्स का आंसर बाद में देंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो आइए, इस क्वेश्चन के अंदर में मैं आपको बताता हूं कि विजयनगर साम्राज्य जो है हम्पी में मिलता है। याद रखिएगा, हम्पी बहुत ब्यूटीफुल जगह, मैं गया हूं, मैंने नौकरी की है हम्पी के बगल में भी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 ईस्वी में, कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और हरिहर और बुक्का नाम से दो भाई थे। याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और ये दोनों क्या थे? भाई थे। इस राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। विजयनगर का शासन का जो राजधानी होता था हम्पी होता था। वर्तमान में वहां पे इसके बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं गया हूं, मैंने पास से देखा है उसको, बहुत ब्यूटीफुल। और याद रखेंगे, हम्पी जो है आपको भारत के किस नोट पर है? अगला सवाल बताइएगा। लेकिन अभी आ जाइए, यूनेस्को के द्वारा हम्पी को विश्व के विरासत स्थलों में भी शामिल किया गया है। विश्व के विरासत जो होते हैं उसमें भी इसको शामिल किया गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? मतलब उसने बोला था कि तुम अगर भगवान को मानते हो तो हम ही को मान लो। सुल्तान जो है ईश्वर का रूप होता है। सुल्तान क्या होता है? ईश्वर का रूप होता है। ठीक है, चलिए। तो एक बात और बता, क्वेश्चन था ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, ABCDE, फटाफट लगाइए। ये रहा पोलिंग। और आपको बताइए कि नवरोज कहां का त्योहार है? नवरोज कहां का त्योहार है? नवरोज, कमेंट बॉक्स खोलिए फटाफट। नवरोज कहां का त्योहार है? नवरोज, ईरानी, जापानी, अरबी, यूनानी, कहां का त्योहार है नवरोज? बहुत बढ़िया, बहुत सारे आंसर लोगों का आ रहा है। बहुत बढ़िया, थोड़ा लाइक से ठोकते चलो भैया, लाइक से ठोकते चलो। एक बार प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन। बलबन के बारे में एक बार मैं बता दूं कि बलबन के जो शासन थे उसके सिद्धांत बड़े सीधे साधे थे। उसने कहा कि ईश्वर के जो अधिकार हैं, उसने कहा कि ईश्वर का अधिकार और हमारा अधिकार दोनों सिद्धांत सेम है। यह सिद्धांत जो बेसिकली था वो ईरानी सिद्धांत पर आधारित था। उसके अनुसार ईरान में कहा जाता था कि जो भी सुल्तान होते हैं
जो भी सुल्तान होते हैं वो डायरेक्ट भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब उनका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर वाले से होता है, ऐसा ईरानी सिद्धांत में कहा जाता था। मतलब क्या, उन्होंने एक तरह से वार्निंग भी दिया था कि अगर किसी भी सुल्तान की तुम आलोचना करते हो, किसी भी सिद्धांत के बारे में तुम कुछ उल्टा पुल्टा कहते हो, तो ये तुमको अधिकार नहीं है, क्योंकि सिद्धांत जो है, जो सुल्तान होते हैं, सुल्तान अपने कार्य जो है ईश्वर से प्रेरणा लेकर पाते हैं। उन्होंने ही एक अमल किया था, बहुत बार पूछा गया, सिजदा। सिजदा एक कहानी थी, सिजदा और पाबोस। पाबोस, सिजदा और पाबोस किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे बलबन के शासन से संबंधित है। सिजदा मतलब होता है ना लेट कर, ऐसे झुक के, पूरा लेट के जो प्रणाम किया जाता है। और पाबोस का मतलब होता है पैर को ऐसे चूमना, पैर को ऐसे चूमना। ये ईरानी प्रथाएं थी जिसको उस समय उसने शुरू करा दिया था, बलबन ने शुरू किया था। सिजदा करना मतलब लेट कर ऐसे प्रणाम करना और उसके पैरों को चूमना, ये ईरानी प्रथाएं थी, लेकिन इसको गैर इस्लामी भी माना जाता था। बहुत बढ़िया, सिजदा, सजदा नहीं। नेक्स्ट, भारत में कागज का प्रयोग कब से हुआ? देखिए ये बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ये बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका आंसर वही टिक करूंगा जो बीपीएससी ने अपने आंसर की में दिया है। जो बीपीएससी ने अपने आंसर की में दिया है, ये बहुत विवादित सवाल है, इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है, 1 घंटा बहस हो सकती है। तो आपको बताना है कि कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। लगाइए पोलिंग फटाफट, फटाफट पोलिंग लगा दीजिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा एक बात और बताइए कि जहांगीर के पिता का नाम क्या था? बहुत इजी, जहांगीर के पिता का नाम क्या था? पोलिंग नहीं दिया है क्या मैंने? लीजिए, जहांगीर के पिता का नाम क्या था? फटाफट लगाइए, जहांगीर के पिता का नाम क्या था? फटाफट लगाइए भैया, जल्दी 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 लगाते चलिए। अकबर आ रहा है, बहुत बढ़िया, अकबर आ रहा है। किसी को कोई ट्रिक पता है पूरा शासन का? पूरा शासन का कोई ट्रिक पता है? एनीवन? यस, भजसा, भजसा, ठीक है, भजसा इसका ट्रिक है। बहुत बढ़िया, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें जो आयोग ने आंसर दिया है वो है ए ऑप्शन। आयोग ने कहा है कि भारत में कागज का प्रयोग एक विवादित विषय है, इस बात को आप मान लीजिए, लेकिन 12वीं शताब्दी इसका आंसर माना गया। क्यों? ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी के पूर्व में नहीं हुआ था। यस, भजसा का मतलब होता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? याद रखेंगे, यूरोपीय चित्रकारी का प्रदेश, चित्रकला के बहुत फेमस कौन थे चित्रकला के लिए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग फटाफट। और इधर बताइए कि स्वाधार योजना, स्वाधार योजना का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में खोल दीजिए, एक लाइन बता दीजिएगा, स्वाधार योजना का संबंध किससे है? बाहों में आजा सालू आज, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये कौन सा ट्रिक है भैया? बाहों में आजा सालू आज, अच्छा ठीक है, बाहों मतलब बाबर, ऐसे करके मतलब चलेगा, ठीक है, समझ गया मैं। बहुत बढ़िया। तो यूरोपीय चित्रकला का प्रदेश किधर? और उधर मैंने आपसे पूछा है कि जो स्वधार योजना थी, स्वधार योजना बहुत फेमस थी। स्वधार योजना, पहले स्वधार योजना के बारे में सुन लीजिए। स्वधार योजना जो थी, स्वधार योजना जो कठिन परिस्थिति में महिलाएं रहती हैं, जब उस परिस्थिति से बाहर आती हैं तो उनका रिहैबिलिटेशन कराने के लिए, उनको एक सामान्य जीवन में लाने के लिए स्वधार योजना की शुरुआत की गई थी। पहला नंबर बात, स्वधार योजना जैसे मान लीजिए कोई महिलाएं जेल से छूट के आई, कोई यौन उत्पीड़न का शिकार हो गई, तो उस केस में जब उनको मेंटल रिहैबिलिटेशन दिया जाता है, तो उससे जो योजना उसके लिए जो चलाई गई थी उसको कहते हैं स्वधार योजना। क्लियर है सभी लोगों को ये बात? उसके अलावा मैंने आपसे पूछा है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके द्वार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके द्वार में हुआ था? तो आपको बताना है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके द्वार में हुआ था। 1 मिनट रुक जाइएगा, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया। यूरोपीय चित्रकारी का किसके हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं भैया रॉन्ग नहीं है, पोल, पोल इज 100% करेक्ट, पोल 1000%। अच्छा मैंने पोलिंग गलत लगा दिया था क्या? अकबर नहीं यार, शिट शिट शिट, पोलिंग गलत लग गई है। करेक्ट आंसर होगा जहांगीर, जहांगीर करेक्ट आंसर होगा। बहुत सही। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जहांगीर जो थे, सम्राट जहांगीर, उनके शासन काल में क्या हुआ था कि मुगल चित्रकला के रूप में यूरोपीय चित्रकला शैली जो थी, यूरोप की जो चित्रकला शैली थी, उसको, उसका जो प्रभाव था उस चित्रकला के अंदर में, जब वो चित्रकला बनाते थे तो लगता था कि यूरोपीय शैली की है।
इसकी शुरुआत अकबर के शासन में प्रारंभ हुई थी, लेकिन बाद में इसको लोग जहांगीर कहते हैं, लेकिन इसका जो शासन काल था इस किसके में प्रारंभ हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था अकबर में, ठीक है। और मुगल काल में चित्रकारी जो है बाबर के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। दोनों अलग अलग बात है, इधर किसमें हुआ था, तो इधर अकबर के शासन में हुआ था, और इधर किसके बारे में हुआ था, तो बाबर। मुगल काल में अगर आप देखेंगे तो बाबर में हुआ था। इसके चित्रकला बेसिकली दो वस्तु से हैं, दो चीजों से इसके चित्रकला जो रिलेटेड होते थे, दो विषय ऐसे थे। पहला कि जो भी दरबार में घटनाएं होती थी, जैसे दरबार का चित्र बना हुआ है, दरबारी घटनाओं का चित्रण करते थे। दूसरा फोटो बनाते थे, पोर्ट्रेट, मतलब क्या कहते हैं, आदमी का यानी छवि का चित्रण करते थे। और आपको पता ही होगा कि जहांगीर क्या थे, जहांगीर खुद में एक चित्रकार थे, ठीक है। रैंक दिखा दूंगा। भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, गलत नहीं होना चाहिए, आपको बताना है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासन काल में हुआ। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। ये लीजिए पोलिंग। और इधर बताइए, इधर आपको बताना है कि अकबर का शासन काल कब से कब तक था, अकबर का शासन काल कब से कब तक था, कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, कब से कब तक था अकबर का शासनकाल। 1605 आ गया है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है 1605 में। हाँ, डिक्की का आया है, डिक्की का बहुत सही। 1556 से 1605, 1556 से 1605, दोनों तरफ चलिए, आपको दोनों तरफ चलना है, साइमल्टेनियसली चलना है दोनों तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के किसके शासन काल में उसका गठन हुआ था, और इधर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अकबर का शासन साल कब से कब तक था। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये लीजिए लीडर बोर्ड देख लीजिए। मंजीत नंबर 1 पे चल रहे हैं, अनुपम नंबर 2 पे, सिद्धांत नंबर 3 पे चल रहे हैं। आप लोग भी अपना अपना रैंक कमेंट कर सकते हैं, रैंक बताइए अपना अपना। राजेश जी 1256 नहीं 1556 मेरे भाई। चलिए इधर आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर कब हुई थी, तो 31 दिसंबर कब, 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वॉट्स और जॉर्ज हाइट, याद रखेंगे कौन कौन, जॉन वॉट्स और जॉर्ज हाइट, जॉर्ज हाइट ये दो व्यक्ति थे, जॉर्ज हाइट ये दो व्यक्ति थे, इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने इसकी स्थापना की थी। और कंपनी ने क्या किया था, जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उनसे रॉयल चार्टर लिया था, और रॉयल चार्टर लेकर वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए भारत आ गए थे, ठीक है। रॉयल चार्टर लेने के बाद वहां से भारत का अधिकार मिल गया कि जाइए आप भारत का ये कीजिए। और अकबर का शासन जो है, अकबर का शासन 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप शशि शरण के कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूशन अभी सितंबर से पहले खुलने वाला नहीं है, और आप कोचिंग में जब जाते हैं तो बार बार पैसा देना पड़ता है। बीपीएससी पीटी का बैच पढ़ना है सर, फीस जमा कर दो। पीटी निकल गया, मेंस में पढ़ना है तो मेंस का अलग से फीस जमा कर दो। दरोगा का पीटी निकल गया तो अलग से फीस दो। दरोगा का मेंस आ गया तो अलग से फीस दो। सचिवालय की वैकेंसी आ गई, सचिवालय के पीटी का अलग से फीस दो। सचिवालय का मेंस आने वाला है, सर मेरा मेंस होगा, ठीक है बेटा 10,000 जमा कर दो। तो ऐसे करके कोचिंग वाले आपको लूट रहे हैं। अनअकैडमी में कुछ नहीं करना है, आपको 1 साल का 6300 रुपए और 2 साल का 7560 रुपए डिस्काउंट के बाद एक्चुअल फी है 33,600 रुपए, कभी भी बढ़ सकता है। तो 7560 रुपए वाला लीजिए, क्योंकि 1 साल बढ़ जाएगा 1000-1200 रुपए लगा के, छोटे भाई बहन भी पढ़ लेंगे आपके। तो ये वाला सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अनलिमिटेड टीचर है, 20 से ज्यादा टीचर आपको पढ़ाएंगे, सब सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी और हर चीज का बैच आएगा। सब बैच में आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास दिन भर टाइम है तो सुबह से रात तक हर बैच में पढ़िए। इंग्लिश मीडियम में भी होगा, हिंदी मीडियम में होगा, एक से एक बेहतरीन टीचर पढ़ाएंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं। पीटी का बैच, मेंस का बैच, ऑप्शनल का भी बैच होगा, मात्र 7,000 में। क्या मिलता है यार, इतना तो कोचिंग का भाड़ा खर्च हो जाता है आने जाने में। पटना दिल्ली में रहोगे, एक छोटा सा कमरा लेके पटना दिल्ली में आप रहोगे ना, तो 6,000 रुपए किराया देना पड़ता है, और मेस का गंदा खाना खा के बीमार हो जाते हो। घर में रहो, मम्मी के हाथ के खाना खाओ, पत्नी के हाथ के खाना खाओ, पति के हाथ का खाना खाओ और पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इससे संबंधित कोई भी इंक्वायरी हो तो ये नंबर जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, 6203279540। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। सब्सक्रिप्शन के लिए फटाफट मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे, हाय लिख के भेज दो, हाय लिख के भेज दो मुझे। नेक्स्ट, सर सचिवालय का कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, जब तक आपकी उम्र 38 साल नहीं हो जाती है तब तक। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 485। किसको नहीं मिलाया था, सिंध को, अवध को, ग्वालियर को, सतारा को, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। फटाफट आंसर बताते चलिए, फटाफट आंसर बताते चलिए भैया। और इधर आप हमको बता दीजिए कि इधर इसके अंदर में बताइए आप मुझे कि जो ध्वनि, जो झंडा का हमारा गान होता है भारत में, जो ध्वज गीत गाया जाता है, ध्वज गीत जो होता है यानी राष्ट्रीय गान जिसको कहते हैं, उसके रचयिता कौन थे। ध्वज गीत मैं पूछूंगा, झंडा गान नहीं कहूंगा। सर पोल गलत है,
एक सेकंड रुक जाइएगा। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? चलिए एक बार फिर से पोलिंग लगा रहा हूं, ये लीजिए पोल। डिक्की मजा नहीं आ रहा है ना, तो क्लास छोड़ के आप जा सकते हैं। डिक्की आपको अगर मजा नहीं आ रहा है तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। रामलाल जी इतना लेट? एक मिनट रुक जाइए जरा, कमेंट को रोकिए भैया, कमेंट इतना कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वालियर। याद रखेंगे 1857 के युद्ध के बाद बहुत सारी रियासतें थी, बहुत कमजोर पड़ने लगी, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको अपना हिस्सा बना लिया। और इसका सबसे बड़ा नीतिकार कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। सबसे बड़ा नीतिकार कौन था? लॉर्ड डलहौजी। नहीं मिलाया, पूछा था, ठीक है। याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, लॉर्ड बेंटिक ने कुर्ग, मैसूर, जयंतिया को हड़प लिया था। लॉर्ड एलन बेरो थे, उन्होंने सिंध को जीता था। डलहौजी ने नागपुर, सतारा, झांसी, जबलपुर, जैतपुर, अवध को हड़प लिया था। परंतु लॉर्ड एल्बेरो ने ग्वालियर की सियासत को कमजोर नहीं कर पाए थे और ब्रिटिश उसे ग्वालियर को अपने में नहीं मिला पाई थी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं। आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना। भारत के महान व्याधि, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, इनमें से कोई नहीं। बहुत बार पूछा गया है। 1 2 3 लगाइए पोलिंग। आपको बताना है कि फिलिथेओ जो द्वीप है वो किस देश में आता है? फिलिथेओ द्वीप, कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, कमेंट बॉक्स खोलिए। फिलिथेओ किस में आता है? फिलिथेओ किस में आता है? आपको बताना है कि फिलिथेओ किस में आता है। पोल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोल गलत नहीं है। और जो आंसर आपका गलत हो जाता है तो पोल गलत करना बंद कर दीजिए एकदम, बिल्कुल वार्निंग दे रहा हूं मैं। पोल गलत नहीं है। पढ़ के आया कीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करने से पहले सोचिए। करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। कौन बोल रहा है कि पोल गलत है? एक मिनट रुकिए जरा। सीमा सिंह जी जरा एक्सप्लेनेशन भेजिए, कहां पे है, फोटो खींच के भेजिए तो गूगल का या कहीं से भी। अगर डिस्टर्ब करना है क्लास को तो मैं फिर बंद कर दूंगा। आप अगर डिस्टर्ब करना है तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। ये एक टेंडेंसी हो गई है बच्चों की, बीच बीच में कमेंट करके डिस्टर्ब करना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वो समस्या कौन सी है? आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अल्प रोजगार की, मुद्रास्फीति की, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से ज्यादा। आपको बताना है कि गणना जो है कैसे एक समस्या है, किस प्रकार की एक समस्या है, आपको बताना है। 1 2 3 4 लगाइए पोलिंग। बहुत बढ़िया, 250 लोग से ऊपर हैं अभी क्लास में, बहुत बढ़िया, नमन है आप लोगों को। 250 लोग से ज्यादा हैं क्लास के अंदर में, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो कौन करता है? अभी मैं बताऊंगा आपको फटाफट। ओम नारायण जी आ गए हैं, आशीष कुमार जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आ गए हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ। कौन करता है? कल ही पढ़ाया था। यस, एनएसओ करता है। अभी अभी सरकार ने, एनएसएसओ नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले हमारे यहाँ दो संस्था थी, एक एनएसएसओ और एक थी सीएसओ। दोनों को सरकार ने मिलाकर बना दिया है एनएसओ। दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया है? एनएसओ बना दिया है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा एनएसओ। एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करने के बाद एक नई संस्था बना दी गई जिसका नाम है एनएसओ। मैंने कल ही पढ़ाया था प्लस के अंदर में इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र।
भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तंभ के बैंकों का नाम क्या है? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस देता है वो कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इससे ज्यादा लगाइए पुलिंग, फटाफट लगाइए। और आपको आप इधर बता दीजिए कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संस्थापक आपको बताना है कि कौन थे, कमेंट बॉक्स के अंदर में। बहुत बढ़िया, ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे दूं। सी आर रेड्डी, के रामाकृष्णन, किसी को नहीं पता है? राजा राम मोहन राय नहीं, राजा राम मोहन राय नहीं होगा। स्वदेश वाहिनी का पूछा जा रहा है आपको, स्वदेश वाहिनी का संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के आंसर आ गए। के रामाकृष्णन पिल्लई, के रामाकृष्णन पिल्लई थे स्वदेश वाहिनी के। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसका काम नाबार्ड का है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 के अंदर हुई थी। 1942 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नाबार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। पीडीएफ मिलता है, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो 366203279540। जिनको भी पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर हाई लिख के भेज दीजिए। एक ग्रुप का ऑटोमेटिक लिंक आएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा ऑटोमेटिकली। लड़कियां उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगी। अजय चौरसिया आए हैं। अजय, क्या तरीका है ये? डांट पड़ेगी तुम्हें, माफी मांगो जल्दी। चलिए, तो 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व के कर में कितने प्रतिशत का भाग था? 32, 35, 40, 42। लगाइए जल्दी से। 1 2 3 4। माफ कर दिए उसको। चलो, सब भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रस्त राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रस्त राज्य कौन सा है भारत के अंदर में। कमेंट बॉक्स खोल दीजिए। कोई बात नहीं रामलाल जी, आपने मेंस वाला आंसर लिख लिया है। रामलाल जी, रामलाल जी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। आंसर लिखा है मेंस वाला? चलिए जी सर, लिख रहा हूं। बहुत बढ़िया, लिखना मत छोड़िए मेरे भाई। 2 4 5 दिन का मेहनत लगेगा मेंस का आंसर लिखने में। एक बार बन गई ना, मैं गारंटी के साथ ताल ठोक के कहता हूं, कोई नहीं रोक पाएगा आपका रिजल्ट। मेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, मेंस में आंसर राइटिंग करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42%। याद रखिएगा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोई बताएगा? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स खोल दिया मैंने। देखिए, 15वें वित्त आयोग में इसको घटा के 41% कर दिया गया है। पहले ये कितना था? 42 था। पहली बार हुआ है। वाईवी रेड्डी थे। कौन थे? वाईवी रेड्डी। बहुत बढ़िया, वाईवी रेड्डी थे। कोई बताएंगे 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? 13वें बहुत बढ़िया, केलकर आने लगा है। बहुत बढ़िया, केलकर थे, विजय केलकर थे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इक्विटी प्रवाह सबसे ज्यादा है? मतलब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में एफडीआई लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन नंबर 490। 89 हो गया ना, 90। हाँ, 490। आपको बताना है किस क्षेत्र में दे रहे हैं? निर्माण, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, सर्विस। 1 2 3 4 लगाइए पोलिंग। और कमेंट बॉक्स में बताइए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोनों तरफ चलिए, इधर भी उधर भी। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूट्यूब वालों का क्या हाल है देख लिया जाएगा थोड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग चल रहे हैं इसके अंदर भी, बहुत सारे लोग चल रहे हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। जो लोग भी ऑनलाइन डायरेक्ट टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, डायरेक्टली चले आइए अनअकैडमी के ऐप पर, खोजिए शशि शरण, मारिए फॉलो का टिक, क्लास को अटेंड कीजिए और लाइव टेस्ट दीजिए और अपना मूल्यांकन करवाइए। तो चलिए, एक बार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्विस सेक्टर। याद रखेंगे, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा निवेश सर्विस सेक्टर में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है जरा बताइए, कमेंट बॉक्स खोलिए। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? 5 हेक्टेयर से ज्यादा। सीमांत के बारे में बताना है। 5 हेक्टेयर से ज्यादा सीमांत का, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। सीमांत किसान के बारे में आपको बताना है
कि सीमांत किसान का कितना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीमांत के बारे में बताइए, लघु के बारे में नहीं, सीमांत के बारे में। कंफ्यूज मत होइएगा। 491 नंबर ये रहा आंसर। फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं, एफडीआई होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए भारत के विदेश मंत्री कौन है। खोलिए ऑप्शन को फटाफट, भारत के विदेश मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स खोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे शेरो, जबरदस्त, लगे रहो ऐसे ही, कोई नहीं रोकेगा रिजल्ट तुम्हारा। बहुत बढ़िया। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर। एक होता है लघु किसान, लघु, तो लघु के लिए समझिए क्या होता है। लघु किसान के लिए 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन होता है, लघु के लिए। सीमांत के लिए क्या होता है, सीमांत के लिए 1 हेक्टेयर से कम। अब जरा ध्यान से समझिए क्यों जरूरी है ये। इसलिए जरूरी है कि जब सरकार कोई चीज स्कीम निकालती है तो बोलती है कि लघु किसानों को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि लघु कौन होता है। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये स्कीम किसको बेनिफिट देना है। तब ना आप कहिएगा बीडीओ इधर आओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को बुलाइएगा, ये लघु किसान को दे दो, पता करो 1 हेक्टेयर से कम किसका किसका है, 2 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर के बीच में किसका किसका है। तो फील लाइक एन ऑफिसर बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर। अधिकारी बनने से पहले अधिकारी के जीवन को जीना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप शशि शर्मा के कोड का इस्तेमाल कीजिए, 10% का डिस्काउंट है। मैंने नया बैच अभी 3 दिन पहले शुरू किया, 3 दिन पहले, सॉरी 2 दिन, अभी सिर्फ 2 क्लास हुआ है। नए वाले बैच में भी सिर्फ 2 क्लास हुआ है, 1 मई को और 2 मई को 2 क्लास हुआ है। बैच नया स्टार्ट है, एक और नया बैच शुरू हो रहा है 5 मई से। अगर आप प्लस कोर्स में आना चाहते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण किससे, आपको बताना है कि वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है, यानी ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन में क्या सम्मिलित नहीं, आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उन्मुक्त प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश, और उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर है 492 और लगाइए ये। आपको बताना है कि क्या बताइएगा, बिहार में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे कितने हैं बिहार में? 8, 9, 10, 12। चलिए फटाफट आंसर करते चलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए भैया, जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड स्लो है, फटाफट कीजिए। चलिए अब कम समय देता हूं, क्वेश्चन में समय कम कर देता हूं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन का करेक्ट देखिए, आयात शुल्क में कमी होना, या आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन होना, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का होना, ये सब क्या है, ये एक तरह से एफडीआई को, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये सब, ये जो तीनों ऑप्शन है, दीज आर द पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र में है, अगर सार्वजनिक क्षेत्र में होता है तो उससे क्या होगा, उससे हमारी इक्विटी का वैश्वीकरण का हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश 1991 के अंदर में जब एलपीजी पॉलिसी आई थी, तो एलपीजी पॉलिसी के अंदर में इक्वेस्ट। अच्छा, एलपीजी पॉलिसी के सूत्रधार कौन थे, कमेंट कीजिए। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम, आपको बताना है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इंग्लिश में थोड़ा गलत हो गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी छूट गया है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब से लागू किया गया था? 98, 99, 2001, 2005। जल्दी जल्दी कीजिए थोड़ा। मनमोहन सिंह करेक्ट आंसर है, मनमोहन सिंह करेक्ट आंसर है, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है। इरडा, इरडा का हेडक्वार्टर कहां है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा का हेडक्वार्टर कहां है? कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, इरडा का हेडक्वार्टर कहां है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी, मुंबई गलत है, मुंबई गलत है, दिल्ली भी गलत है। इरडा, इरडा, यस, दिलीप कुमार जी सही हैं, दिलीप कुमार का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005। याद रखेंगे, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2005 में, 2002 में पास हुआ था। देखिए 2002 में अधिनियम पास हुआ था, लेकिन 2005 के अंदर में, 2005 के अंदर में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, इसी के अंदर में सेबी वेबी सबको एक साथ, रिजर्व बैंक, सेबी, इरडा, इन सबको संयुक्त रूप से एक अधिनियम के अंदर ला दिया गया। बहुत बढ़िया। शब्द संक्षेप, ट्रिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्लस वालों को पढ़ाया है, गलत नहीं होना चाहिए। प्लस वालों को पढ़ाया है ट्रिम्स के बारे में। ट्रिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिम्स। तो आपको बताना है कि ट्रिम्स से क्या बनता है? व्यापार संबंधित प्रोत्साहन आय, निवेश उपाय, अभिनव उपाय, इनमें तो से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर है 494, पोलिंग लगा दिया मैंने, ये लीजिए पोलिंग। और आपको बताना है
कि ब्रिटेन की जो संडे टाइम्स आती है, या फिर आप ऐसे बता दीजिए विश्व के सबसे अमीर आदमी कौन है अभी, अभी विश्व के सबसे अमीर आदमी कौन है? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर करते चलिए। बहुत बढ़िया, ट्रिम्स के बारे में बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। व्यापार संबंधी जो ट्रिम्स होता है क्या है, एक विश्व व्यापार संगठन का समझौता है। ट्रिम्स क्या है, एक समझौता है जो ग्लोबल लेवल पर किया, मतलब विश्व के बहुत सारे देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें ये होता है कि कैसे भी करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करना है, बढ़ाना है, और जो असंतोष है वहां उसको खत्म करना है, और निवेश बढ़ाना है। क्या करना है, निवेश को, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है। इसीलिए व्यापार संबंधित निवेश उपाय, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, साउंड इको हो रहा है, अपने मोबाइल की आवाज को थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहां जोर से बोलना पड़ता है। जोश चाहिए, जोश। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 14, 1 जून 14, 1 जनवरी 15, 1 जून 15। तो फटाफट बताइए, 1 2 3, ये रहा। बहुत बढ़िया। और इस तरफ बता दीजिए कि डेसिंग गाडू किसको कहते थे? डेसिंग गाडू किसको कहते थे, किसको कहा जाता था, किस शहर का प्राचीन नाम था? डेसिंग गाडू, डेसिंगनाडू किसका पुराना नाम था? इससे पहले का आंसर नहीं बताया, मतलब नहीं समझा मैं क्या पूछ रहे हैं। सारा आंसर तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, सारा आंसर तो हम लोग कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई बोलिए। चलिए, तो डेसिंगनाडू के बारे में, कोल्लम का नाम था, ये किसका था? कोल्लम, तमिलनाडु। कोल्लम का नाम था डेसिंगनाडू, पुराना नाम। आ जाइए, ये नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। याद रखेंगे, प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग लाया गया। प्लानिंग कमीशन का आखिरी प्लान कौन सा था? तो 12th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान उसका आखिरी प्लान था। नीति आयोग बनाया गया, उसको लागू कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा? औसत उत्पादन सबसे ज्यादा किसमें है, किस चीज का? कपास का, यानी कॉटन का। बंगाल, बिहार, असम, आंध्र। आप इजीली आंसर कर पाएंगे अगर आपको मैप का ज्ञान है तो। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी ई। अब दूसरा एक क्वेश्चन बताइए कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? अभी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? पोलिंग 1000% सही है, पोलिंग के बारे में मत बोलिएगा, जब भी आप लोगों का आंसर गलत होता है तो पोलिंग पे आ जाते हैं। राजीव कुमार, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है। अभी जो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, बहुत बढ़िया, राजीव कुमार है। सीईओ कौन है? सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है? दोनों तरफ चलिए भैया, एकदम 200 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन तो मिनिमम करेंगे हम लोग, 120 क्वेश्चन तो मिनिमम करेंगे। अच्छा, कविता सुनना पसंद करेंगे क्या? इसमें तो महाराष्ट्र नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा मेरे भाई कि जो कपास होता है इसका सबसे अधिक औसत ध्यान रखिएगा, यहाँ औसत उत्पादन सबसे ज्यादा औसत उत्पादन कहां होता है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है 2017-18 के अंदर है। मेरा नाम लीजिए नमित सिंह। कैसा मजा आ रहा है क्लास में? क्लास में मजा आ रहा है? क्लास में मजा आ रहा है ना भैया? कोई दिक्कत तो ना है क्लास में? चलिए, तो पोयम सुनाया जाए, एक बार हो जाए, जोश भरा जाए। आग नहीं वो पानी है। हाँ, पोयम सुनना है कि बढ़े आगे? सुनाओ वही वाला, वर्दी पे सितारों पे, कंधों पे सितारे चाहिए। जोश भरो थोड़ा, सुनना है। चलिए चलिए, तो पोयम सुना देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। पोयम इस प्रकार है कि आप अपने आप को इमेजिन कीजिएगा कि आप घर से दूर पटना, इलाहाबाद, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। आप बेहे के अहम परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, और आपके मन में क्या व्यथा चलती है? आपके कंधों पर जो सितारे होते हैं, दरोगा में 2 स्टार, इंस्पेक्टर में 3 स्टार, और डीएसपी में 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ। तो याद रखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, और अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा।
आना जाना छोड़ चुके, एक बच्चा अपनी घर पे कहता है, अपने बारे में अपने से सोचता है, कहता है आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके। जो पर्व त्योहार में लोग घर जाते हैं वो बोलता है उससे भी नाता तोड़ चुके हैं। आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिल पर, मुख है घरों से मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन के माँ में बसता सपना, नैन में माँ के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला ना जाता, बाप से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, याद करिए अपने अपने घर को, छत वो घर की टपक रही है, जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं, मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं, जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, किस्मत मेरा हथियार है, किस्मत माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, बेटा अपनी माँ बेटा जो अपनी माँ से कहता है, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं, बन डीएसपी बन इंस्पेक्टर लौटूंगा, बन डीएसपी बन इंस्पेक्टर लौटूंगा। बोलिए भारत माता की जय। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये। चलिए आइए, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है? न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम है, उच्चतम से द्वितीय है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। किस पोजीशन पे बिहार है? 10 सेकंड मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। आज 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रुकूंगा मैं, एकदम 9:30 बजे क्लास खत्म, 9:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, यूट्यूब पे भी मेरा ध्यान है, डोंट वरी, यूट्यूब पे भी मेरा ध्यान है मेरे भाइयों। और अगर आप अनअकैडमी के ऐप पे आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, यूट्यूब पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में देख रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर यूट्यूब पे भी ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान है मेरे भाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, नीचे से दूसरे नंबर पे है। एक काम करते हैं थोड़ा सा, अब ना कमेंट बॉक्स वाले आंसर को रोक देते हैं, लगभग 30-40 प्रश्न कर लिए हैं, अब इस पर फोकस हो जाते हैं। 10,000 ईशापुर में विश्व की जनसंख्या, 10,000 ईशापुर में विश्व की जनसंख्या 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट लगाइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिए। चित्रगुप्त, भगवान चित्रगुप्त की एक ही मंदिर है, वो कहां स्थित है? भारत में, जिसको चित्रगुप्त स्वामी मंदिर से जानते हैं, कहां है? जगह का नाम बताइए, जगह का नाम, ऐसे एमपी यूपी नहीं करिए, जगह का नाम बताइए, कहां? मथुरा, उज्जैन, कांची, पुरी, कहां है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर? उज्जैन, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, 1 मिलियन जनसंख्या थी, ई ऑप्शन हो जाएगा। और चित्रगुप्त स्वामी का मंदिर जो है उज्जैन के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप शशि शरण के कोड का इस्तेमाल करिए, 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। जितने लोगों को रिन्यूअल भी करना है वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काकोस प्लेट, ज्योग्राफी आ जाइए, काकोस प्लेट कितने मध्य पाई जाती है? किसके होना चाहिए ना, किनके नहीं, किसके, किसके, हाँ ठीक है, इधर इंग्लिश में सही है। काकोस प्लेट के बारे में बताना है कि किसके बीच पाई जाती है? मध्य अमेरिका प्रशांत, दक्षिण अमेरिका प्रशांत, लाल सागर और फारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट और प्रशांत, उपरोक्त में से कोई नहीं है। एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर है 499, पोलिंग लगाइए, जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट थोड़ा। और इधर आ जाइए, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज किसके सिद्धांत, किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? रंजन कुमार जी, बिहार में अभी 8 हैं, 8 नेशनल हाईवे हैं, पहले 7 थे अब 8 हो गए हैं।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य अमेरिका और प्रशांत। आपको पता है कि काकोस क्या है? काकोस एक लघु स्तरीय, बहुत छोटा लघु स्तरीय भौगोलिक प्लेट है जो मध्य अमेरिका के पश्चिम तट पर और प्रशांत महासागर के नीचे में स्थित है। इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बहुत लंबा है, लगभग लगभग 29 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 29 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये धीरे धीरे ना कहां शिफ्ट हो रहा है? तो उत्तर पूर्व की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। और इसका दिया गया है कि 67 mm की गति से, पर ईयर की गति से ये उत्तर पूर्व दिशा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का रस्ट बाउल किस नाम से जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्ट बाउल निम्न में से किस प्रदेश से संबंधित है? ग्रेट लॉक्स, अलाबामा, कैलिफोर्निया, पिट्सबर्ग। 1 2 3 4 लगाइए, जल्दी जल्दी लगाइए। नोबेल पुरस्कार, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था पूरे विश्व में? नोबेल पुरस्कार सबसे पहला किसको दिया गया था? जल्दी बताइए। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? भारत का नहीं, भारत का नहीं पूछ रहा हूं। रुडयार्ड, बहुत बढ़िया। 1901 के अंदर में शुरुआत हुई थी और रुडयार्ड को दिया गया था। बहुत बढ़िया, रुडयार्ड को पहला नोबेल मिला था। भारत के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। रुडयार्ड को 1901 के अंदर में पहला नोबेल प्राइज मिला था। चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग याद रखिएगा, अमेरिका के अंदर में है, इसको यूएस के अंदर में पिट्सबर्ग है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने भी आंसर दिया, सबका आंसर पढ़ रहा हूं भैया। निम्न में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? याद रखिए, अमर्त्य सेन ने एक अप्रोच दिया है, अमर्त्य सेन ने एक अप्रोच दिया है, बेसिक रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंस, इनकम, कल्याण अप्रोच, ABCDE। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3 लगाइए। मलेरिया बीमारी, मलेरिया किस चीज से होती है? मलेरिया किस चीज से होती है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा साक्षरता उपागम। क्या होगा आंसर? साक्षरता उपागम आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साक्षरता हो जाएगा। अमर्त्य सेन को 1998 में, इसमें थोड़ा डिटेल बता देता हूं, 1998 के अंदर में अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, किसके लिए? कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या दिया गया था? तो उपाधि दी गई थी, ठीक है। और इनको 1999 में जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। मादा इन्फ्लुएंजा, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, गलत नहीं होना चाहिए। कहवा पतन जो है किस नाम से विश्व में जो है कहवा पतन के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखेंगे, कहवा पतन किसको जाना जाता है आपको बताना है। सेंट पाउली, सेंटोस, रियो डी जेनेरो, ब्रूनियर्स। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 520। पोलिंग लगाना है 1 2। थोड़ा सांस ले लेता हूं भाई। ओ शिट शिट शिट। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए 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 रुकिए। एक मिनट रुकिएगा भैया। शिट। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देख ले। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सैंटोस। याद रखेंगे। अच्छा, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? विश्व में सबसे ज्यादा ग्लूकोज गिर गया। हाँ भैया, ग्लूकोज गिर गया पूरा। एक्चुअली बॉटल खुला हुआ था, मुझे पता नहीं चला। बॉटल खुला हुआ था, मुझे पता नहीं चला। मोबाइल, लैपटॉप सब में पूरा गिर गया। कोई बात नहीं, क्लासेस नहीं रुकेंगी, क्लास चलेगा भैया। क्लास इन सब चीजों से नहीं रुकता है। बस एक सेकंड। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एरिया, याद रखिएगा, एरिया कवर पूछ रहा हूं, कहां पे है? तो सबसे ज्यादा हिमाचल, असम, आंध्र, अरुणाचल। अगर सबसे ज्यादा देखना है तो कहां आता है ये बताना है। और किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा एरिया कहां पे पाया जाता है, आपको आंसर बताना है। 1 2 3 आंसर कीजिए। मैं 2 मिनट शांत होता हूं, थोड़ा इनको साफ कर लूं मैं।
मुझे पता था, मुझे पता था कि ये लोग गलती करेंगे। पोल रॉन्ग नहीं है, पोल सही है, थोड़ा शांति बनाए रखिए। पोल रॉन्ग चिल्लाने वाले सही हैं पोल। आइए, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है कितना? 77,414 स्क्वायर किलोमीटर, 77,400। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, कितना है? तो 66,964। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल फॉलोइंग स्टेट है। अरुणाचल नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे एमपी है। निम्नलिखित में से बोला है भैया, तो इसमें तो 5 ऑप्शन भी है ना। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जालोड़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 504, ऑप्शन रहा 1 2 3। भारत के अभी पेट्रोलियम मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए। पेट्रोलियम मंत्री कौन है भारत के? थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जाड़ौर मिट्टी। जाड़ौर मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो भी नदियां जो है अवसाद लेके आती है, तो उनका जो अवसाद जमा होता है, ये बेसिकली उत्तर भारत में अगर आप देख लीजिए तो उधर पंजाब से लेकर के जितना उत्तरी, जितना बड़ा मैदान है, जितना जो उत्तरी मैदान है, इन सब के अंदर में होता है। गंगा नदी में डेल्टा तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का जल विद्युत, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो पावर। याद करिए प्लस वाले, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन पूछता है, इसका कंट्रीब्यूशन पूछता है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? 10, 12, 20, 22। करेक्ट आंसर लगाइए। 15 सेकंड मिलेगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा अब, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आप आना चाहते हैं तो बताइए भारत का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कहां पे है? कौन सा ऑयल रिफाइनरी है? कौन सा है? नहीं भैया 350 नहीं हुए हैं, 250 के रेंज में है हम लोग। मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। जो बोलता हूं सही बोलता हूं, सच बोलता हूं, सच के साथ रहता हूं। आपसे जो जो वादा किया, जब जब वादा किया, पूरा वादा निभाया है। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा जो ऑयल रिफाइनरी है वो है जामनगर ऑयल रिफाइनरी, जामनगर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब कमेंट बॉक्स बंद करते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन बंद, और आप लोग भी अब कमेंट नहीं करेंगे, एकदम कमेंट रोक दीजिए, पूरा पूरा कमेंट रोक दीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट रुक गया है। अब आइए फटाफट, 15 सेकंड मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 500। नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों को आर्थिक राहत, भारत में पूर्ण स्वराज, और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर है 506। क्वेश्चन नंबर 506 लगाइए पोलिंग। 15 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए अब केवल। सन्नी भाई आए हैं। जो लोग भी लेट आ रहे हैं मैं उनको बता दूं, क्लास जो है सुबह 8 बजे शुरू होती है। क्लास सुबह 8 बजे शुरू होती है। ऐसे ना आप अगर ध्यान से सोचो तो वही चीज यहां पे ना एकमात्र पूछा गया। थोड़ा सा रुक जाइए, ऐसे था तो सब, लेकिन एकमात्र जब पूछा गया है तो आप एकमात्र इसमें से किसको कह सकते हैं? मैक्सिमम आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, मैंने एकमात्र का ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहां हुआ था? बहुत इजी, गलत नहीं होना चाहिए। मोपला आसाम, केरल, पंजाब, बंगाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। ए बी सी डी ई लगाइए जल्दी। मोपला कहां हुआ था? क्वेश्चन नंबर है 507। मोपला आंदोलन कहां हुआ था आपको बताना है। 1 2 3 लगाइए। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर होगा केरल। याद रखेंगे वर्ष 1921 के अंदर में अली मुस्लियार,
अली मुस्लियार, अली मुस्लियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह का शुरुआत हुआ था और केरल में हुआ था। और याद रखिएगा इसी विद्रोह के कारण, इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो क्या था, जो किसान थे, जो कृषक थे, उनमें असंतोष की भावना थी, ठीक है। लेकिन बाद में यह ना सांप्रदायिक हो गया, ये जो मुद्दा हुआ मोपला विद्रोह ये बाद में, लेकिन मुख्य कारण था कि किसान जो थे असंतुष्ट थे। लेकिन बाद में ये जो आंदोलन था ये सांप्रदायिक हो गया और विद्रोह में बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगा, उग्र हो गया। तो लास्ट में सैनिक शासन, सैन्य शासन की घोषणा कर दी गई, सैन्य शासन की घोषणा कर दी गई, याद रखेंगे। जिसके बाद सैन्य शासन लग गया तो विद्रोह खत्म हो गया। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौर में हुआ, गांधी जी का चंपारण, बंगाल विभाजन के बाद, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, असहयोग आंदोलन, और उपयुक्त में से कोई नहीं है। 100 ज्यादा, क्वेश्चन नंबर 508, ऑप्शन लगाना है, लगाइए जल्दी, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी करो भैया, 15 सेकंड, 10 सेकंड भी कर सकता हूं अगले सवाल से, क्योंकि एकदम डॉट 9:30 बजे खत्म करूंगा क्लास आज, लेट नहीं होना चाहिए, भले क्वेश्चन कम हो आज, लेकिन मैं चाह नहीं रहा कि क्वेश्चन कम हो, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। यूट्यूब का क्या हाल है, यूट्यूब पे भी सब लोग सही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, यूट्यूब पे भी सही चल रहे हैं, यूट्यूब पे भी पोलिंग आ रही है लगातार, बहुत बढ़िया मेरे भाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के बाद, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को किया गया था। और जिसके विरोध में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, जुलाई के बाद 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक बुलाई गई थी और स्वदेशी को अपनाया गया और बहिष्कार करने का उसको नेतृत्व मिला। और याद रखेंगे इस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा, याद रखेंगे ये नाम, सैयद हैदर रजा, बहुत बार पूछा है कि दिल्ली में नेतृत्व किसने किया, तो सैयद हैदर रजा, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ, 29, 30, 31, 32, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए, 1 2 3 लगाइए फटाफट, 5 सेकंड मिलेगा, 5 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं, टाइम स्टार्ट हो चुका है। कब हुआ बिहार में प्रोविंशियल, तो बिहार में प्रोविंशियल की स्थापना कब हुई, तो मैं बताता हूं, वर्ष 1900 नवंबर के अंदर में, नवंबर 1929, जल्दी जल्दी पोलिंग लगाइए, नवंबर 1929 में इसका हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष हुए। और इस तांबे का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसान को संगठित करना था। इस प्रोविंशियल किसान सभा का उद्देश्य क्या था, कि किसान को संगठित करना था, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, अधिनियम आपको बताना है, अधिनियम ध्यान रखिएगा। तो भारतीय अधिनियम 1935, 1919, 1909, 1947, उसमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा, लगाइए पोलिंग 1 2 3। और आपको ये भी बात बता दूं कि बिहार को पहले बंगाल से अलग किया गया, पहले बंगाल से अलग किया गया 1912 में, लेकिन जब बिहार और उड़ीसा एक साथ थे, तो बिहार और उड़ीसा का जो हुआ 1935 के अंदर में बंटवारा हुआ, 1935 में। और 22 मार्च 1936 को, इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च 1936 को बिहार जो है स्वतंत्र हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड कर देता हूं, चलो 10 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड। मानव तंत्र इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, आपको बताना है कि जो इंसुलिन है वो जो मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, किसका करता है, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्ल का, और इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा, लगाइए पोलिंग 511 नंबर 1 2 3, 10 सेकंड दूंगा भैया जल्दी। इंसुलिन के बारे में बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। टाइम अप, कार्बोहाइड्रेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक आपको बताना है कौन है, पेनिसिलिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, सल्फर डाइजीन, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा, आपको बताना है पैरा एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन है, तो आंसर हो जाएगा ये रहा। रैंक सर बहुत देर हो गया, रैंक दिखा दे रहा हूं भाई इस क्वेश्चन के, अभी नहीं, रुक जाइए, रैंक के लिए, रैंक हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 520 पर, 520 पर हम लोग रैंक देखेंगे। एंटीबायोटिक के बारे में आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। याद रखेंगे पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, इसका प्रोजेक्ट कहां पे होता है, तो जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको समाप्त करने के लिए। सल्फर डाइजीन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है, इसलिए पेनिसिलिन भी होगा, सल्फर डाइजीन होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन।
नेक्स्ट, शशि शर्मा के कोड का यूज कीजिए, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी बेनिफिट्स हैं सब्सक्रिप्शन की। निम्नलिखित में से किसके सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? याद रखेंगे, गेहूं, जौ, चावल, मक्का, उपरोक्त में से कोई नहीं, सबसे ज्यादा पूछा है। तो सबसे अधिक किसमें से होता है? निम्नलिखित है, 1 2 3। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, लोग कहते हैं कि मत खाओ मोटे हो जाओगे, चर्बी बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, डॉक्टर दिव्या है, नेहा है, सिद्धांत है, बहुत सारे लोग हैं, सुष्मिता रंजन जी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जो भी लोग लेट आ रहे हैं, 8 बजे क्लास सुबह में शुरू होती है, रात में नहीं, सुबह में 8 बजे क्लास शुरू होती है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखेंगे, गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ये सभी जो अनाज हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, लेकिन चावल के अंदर में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। और कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा चीज है जो बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट ही बॉडी को एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारू धातु कौन है? सबसे भारी धातु कौन है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा, मतलब जो ऑप्शन दिया गया उसी में से बताना है सबसे भारी कौन है। सर इस टाइम का सर कितना क्वेश्चन होता है? 60 क्वेश्चन इधर होता है और 40 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होता है डेली, 100 क्वेश्चन। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लैटिनम। अगर वजन के हिसाब से बात करेंगे तो प्लैटिनम का वजन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। सोना अगर आप देखेंगे, पारा सबसे सस्ता होता है, 14 ग्राम के आसपास होता है। जयंत, कंट्रोल योर फिंगर। क्या हो गया जयंत को भाई? जयंत भाई कमेंट में आंसर मत कीजिए। स्टेनलेस स्टील एक मिक्स धातु है। स्टेनलेस स्टील किस चीज का बना हुआ है ये बताना है। लोहे और निकल, लोहे और क्रोमियम का, तांबे और क्रोमियम का, लोहा और जस्ते का, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 2 3 जल्दी लगाइए। और बेसिकली जो ये होता है, ये जो होता है इसके बारे में आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर है? स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर है? कशिश रानी, प्रीति कुमारी, जितने भी लोग लेट आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 8 बजे क्लास शुरू होती है और 9:30 बजे खत्म होती है। 8 से 9:30 हमारा क्लास होता है। क्लास के अंदर हम लोग करते हैं 100 सवाल। 515 नंबर तक हम पहुंच गए। जो पीछे का जो क्वेश्चन देखना चाहते हैं, पीछे जाकर क्वेश्चन वॉच कर सकते हैं, लिंक अवेलेबल है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लोहा और क्रोमियम। याद रखेंगे, लोहा लगभग 90% होता है और क्रोमियम लगभग 10% होता है स्टील के अंदर में, और ये बना देता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? पूजा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ABCD जल्दी लगाइए। कैल्शियम कार्बोनेट, मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं ई होना चाहिए। नहीं, ई नहीं होना चाहिए, ई नहीं होगा, सही है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बता दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिप्सम, CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्टेनलेस स्टील एक मिक्सचर है, लोहे और क्रोमियम और निक्केल है। यहाँ पे निक्केल का लेयरिंग किया जाता है। मिक्सचर जो क्रिएट होता है ना, उसमें क्रोमियम की मात्रा सबसे ज्यादा आती है। नेक्स्ट, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु, आपको बताना है कि सबसे हल्का मेटल कौन होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है? मेटल याद रखिएगा, मेटल पूछ रहा हूं। इसमें आ जाइए, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं। एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, आंसनिक, यंध, और इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 517 लगाइए, पोलिंग 1 2। बहुत लोग कह रहे हैं लिथियम। नहीं भैया, रिवाइज रिजल्ट वगैरह नहीं आता है। जो एक बार आ गया वो फाइनल है, 99.99% वो फाइनल है। रिवाइज रिजल्ट कुछ नहीं होता है। अच्छा, इसका जो हाइड्रोकार्बन का बॉन्डिंग होता है वो ऐसा होता है, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोकार्बन का बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्कीन। अल्कीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? मेथनॉल, एथनॉल, एसिटिल एमोल, एथिल एसिटेट, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 518, ये रहा पोलिंग। ये फॉर्मूला होता है सिरके का, जिसको हम लोग विनीगर कहते हैं। विनीगर का फॉर्मूला ये होता है CH3COOH। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल,
कौन सा कार के बैटरी के अंदर में प्रयोग होता है? याद रखिएगा, लीड एसिड बैटरी की हम बात कर रहे हैं, लीड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं। तो लीड एसिड में कौन सा होता है? 1 2 3 4 पोलिंग लगा दिया है, पोलिंग में हर बार देता हूं। कार की बैटरी में आपको बताना है, तो याद रखेंगे कार की बैटरी में जो बैटरी में प्रयोग होती है वो कौन सी एसिड होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कार की बैटरी में होती है और इसका आविष्कार सन 1859 के अंदर में, सन 1859 में फ्रांस के फिजिक्स के साइंटिस्ट थे जिसको भौतिक शास्त्री कहते हैं, गैस्टन प्लेंटी। गैस्टन प्लेंटी, गैस्टन प्लेंटी, प्लेंटी, गैस्टन प्लेंटी थे, उन्होंने ही किया था। इस बैटरी को वो पुराने बैटरी से चार्ज करके स्टार्ट किए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एमएल। कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो प्लस के अंदर में 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस, जो हम लोग सोडा वाटर ऐसे खोलते हैं तो ढब से जो गैस निकलता है वो गैस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग। सर कमेंट देखिए, आशीष शर्मा का क्या कमेंट है? पिछले क्वेश्चन में पोल नहीं आया। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए भाई, आशीष भाई आप इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, मेरे यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सोडा वाटर। और याद रखेंगे सोडा वाटर पे क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा किस चीज से बना होता है? तो याद रखेंगे इसमें मिनरल वाटर होता है। क्या होता है? मिनरल वाटर। इसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया जाता है, बाइकार्बोनेट, और उसी को हम लोग कहते हैं सोडा वाटर। और इसमें जो है ना, इसमें जो है इंजेक्ट किया जाता है, क्या इंजेक्ट किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को इसमें जबरदस्ती दिया जाता है प्रेशर के तहत। प्रेशर में डाल के CO2 भर दिया जाता है ताकि आप खोलें तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्या क्लियर है सभी ये लोगों को? बहुत बढ़िया। चलिए तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। कोविड-19 करंट अफेयर शुरू हो गया। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव, बहुत बताना है आपको, त्रिशूर पूरम कहां आयोजित होता है? तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 1 4 ही ऑप्शन है ना इसमें, ABCD लगाना होगा ना, ABCD। रैंक एक बार, हाँ इस क्वेश्चन के बाद रैंक दिखा देता हूं, इस क्वेश्चन के बाद रैंक दिखा देता हूं फटाफट। रैंक दिखाने के लिए ना 30 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। रैंक दिखाने के लिए आपको 30 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक ये 30 सेकंड खत्म नहीं होंगे रैंक नहीं दिखेगी। कोई बात नहीं, दिखा देता हूं। कोविड-19 के कारण आपको बताना है कि त्रिशूर पूरम भारत में जो है केरल राज्य में आयोजित होना है। ये जो है एक हिंदू वार्षिक त्योहार है, मतलब हिंदू त्योहार में नया वर्ष जब शुरू होता है उसी को अलग अलग नाम से बहुत सारे अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। तो केरल के अंदर में इसको कहते हैं त्रिशूर पूरम। तो ये रहा, देखिए रैंकिंग देख लीजिए, अपनी अपनी रैंकिंग, अपनी अपनी रैंकिंग सभी लोग देख लीजिए, कमेंट करके बता दीजिए अपनी अपनी रैंकिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल के अंदर मनाया जाता है और केरल का सबसे बड़ा मंदिर का ये उत्सव है जो अट्टाटू पूजा में होता है, आयोजित किया जाता है। अट्टाटू पूजा, जिसे अट्टाटू पूरम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 20, 10 फरवरी, 15 जनवरी। जल्दी जल्दी लगाइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3। अगेन शो रैंक, जिनका नाम नहीं आ रहा है रैंकिंग में उनका रैंक 100 से बाहर है। 100 से बाहर वालों का नहीं हो सकता। देखिए क्लास के अंदर लगभग 240 से 250 लोग हैं, तो सिर्फ 100 लोगों का ही रैंकिंग दिखाता है। 18 मार्च आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च को होता है। इस बार जो है इसको इंटरनेट के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया था। जितनी भी व्याख्यान होते हैं, जो बड़े बड़े लोग आके भाषण देते हैं, सब ऑनलाइन किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आप बता देंगे। 1 2 3 4 जल्दी बताइए। जो भी लोग लेट आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि क्लास जो है सुबह 8 बजे शुरू होती है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप का मैसेज मुझे कर सकते हैं 6203279540 पे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। क्लास खत्म होने के बाद व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बहुत सारे लोग लेट जुड़ रहे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। 8 बजे सुबह क्लास शुरू होती है और 9:30 बजे खत्म हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। मैंने आपको बताया कि विश्वनाथन आनंद को, पर एक्चुअली क्या हुआ है कि ये जो WWF है इसका 50 साल पूरा हो गया। तो 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इसने क्या किया है? इसने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विश्वनाथन आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के कारण भारत में फंसी सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य ई वीजा की अवधि क्या कर दी है? बढ़ा दी है। कब तक? 3 मई, 3 जून, 3 अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 मई।
अब तो ये फेल हो गया, बढ़ा दिया था। अभी उसके बाद फर्दर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। बहुत लोग, मुझे पता है कि 15 मई मारेंगे, लेकिन सरकारी आदेश के अनुसार अभी 3 मई ही है। सरकारी आदेश के अनुसार अभी 3 मई ही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 मई। इसके बाद अभी कोई नोटिफिकेशन इसके लिए नहीं आया है। 5 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव? के चंद्रशेखर राव किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? के चंद्रशेखर राव किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? आपको बताना है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। करेक्ट आंसर बताइए, ए बी सी डी। जल्दी लगाइए, 10 सेकंड का टाइम है। नाइसली डन, बहुत बढ़िया। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आपको पता होना चाहिए के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए कोई एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उसका नाम बताना है। किसान रथ, स्वर्ग रथ, जन कल्याण, किसान कल्याण। ABCD 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए कि कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। जो सप्लाई चेन है एग्रीकल्चर का, उसको परफेक्ट रखने के लिए क्या किया गया है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो भी फसल वाले लोग हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, उनको बड़ा दिक्कत हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसी के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा किसान रथ। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो शशि शरण के कोड का इस्तेमाल करिए, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। शशि शरण कोड में डालिए, आपको प्लस के अंदर में 10% का बेनिफिट मिलेगा। प्लस कोर्सेज के बहुत फायदे हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के अंदर 1 साल का फीस 6,300 रुपए और 2 साल का फीस 7,560 रुपए है डिस्काउंट के बाद। बहुत बढ़िया है कोर्स में, दिक्कत नहीं होगी। 20 से ज्यादा टीचर आपको वहां पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती कर दी गई है? कटौती किया गया है, और किस अध्यादेश से, किस राज्य में? पंजाब, झारखंड, आंध्रा, बिहार। ABCD लगाइए पोलिंग फटाफट। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको उनका शॉर्ट टर्म कर दिया गया, काटकर। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल में ही किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर, कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भारत। पता ही आंसर क्या होगा आपको। 1 2 3 4 लगाइए जल्दी। 2 क्वेश्चन और बचा है बस, टाइम भी बस 2 मिनट बचा है और क्वेश्चन भी 2 बचा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। याद रखेंगे, भारत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में, बेंगलुरु में इसका किया गया है, बेंगलोर के अंदर में, बेंगलुरु में हुआ है ये। 2 क्वेश्चन और है बस। हाल ही में भारत में किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन, ये मैं करा चुका हूं, नॉर्टन को किसने टेक ओवर किया? टीवीएस, यामाहा, बजाज, होंडा। टीवीएस, यामाहा, बजाज, होंडा। अमरनाथ जी आए हैं, मुख्तार जी आए हैं। इतना लेट क्यों आए हैं भाई? जो लोग भी लेट आए हैं वो शुरू से वीडियो देख लीजिएगा। क्लास जो है 8 बजे सुबह में शुरू होती है, 8 बजे सुबह होती है। इतना लेट मत आइए, क्लास अब खत्म होने वाली है 2 मिनट के अंदर में। तो टीवीएस ने टेक ओवर कर लिया। याद रखेंगे, टीवीएस जो है हमारे भारत की जो कंपनी है, टीवीएस ने अमेरिका, ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन को टेक ओवर कर लिया। अभी ये घाटे में चल रही थी। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत का विकास दर कितना रहेगा? ये करा चुका हूं मैं। 1.8, 2.5, 3.4, 2.1। जल्दी लगाइए। स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार कितना रहेगा ये आपको बताना है। स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार कितना रहेगा ये आपको बताना है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने रेटिंग घटा दी है। पहले इसने बोला था कि भारत का 3.5 रहेगा, कितना रहेगा? अरे भैया ये क्या हो गया, इसको पेन को लास्ट मोमेंट पे धोखा दिया। 3.5 रहेगा। कितना रहेगा? 3.5। ठीक है, ये क्या है? इसके अलावा कोई और बुक दिख नहीं रहा है, ठीक से फोटो भेजिए। देखिए ये जो पेज होता है ना,
इस पेज का 2 भाग में फोटो कीजिए, ये 1 नंबर भाग, ये 2 नंबर भाग। नूतन जी दिख नहीं रहा है, मैं लीडर बोर्ड दिखा रहा हूं। मनीष कुमार का कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक है। सजदा और सजदा में क्या डिफरेंस है भैया? सजदा ही होता है, सजदा। बहुत लोग सजदा बोलते हैं, बहुत लोग सजदा बोलते हैं। शिवम कुमार ने भारत में सबसे ज्यादा कपास उद्घाटन गुजरात में होता है, सही बात है। हाँ, यस बैंक कैबिनेट सेक्रेटरी है, मैंने बताया भी था कि कैबिनेट सेक्रेटरी है। बिहार में नेशनल हाईवे कितना होगा? 8 होगा, पहले 7 था, अब 8 हो गया। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए शशि शरण का कोड यूज कीजिए और ये सारे बेनिफिट्स हैं। पोलिंग लगा लीजिए, ए ऑप्शन सभी लोग लगाइए। लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, रैंक मैं दिखाने वाला हूं, जल्दी लगाइए, टाइम अप हो चुका है। ए ऑप्शन लगाइए, पोलिंग। देखिए, जो लोग भी प्लस के अंदर आना चाहते हैं आ जाइए, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है वहां पे और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 20 से ज्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं। एक बार कोर्स खरीदना है, 2 साल तक निश्चिंत रहना है। सितंबर से पहले कोई कोचिंग खुलने वाला नहीं है। आप कोचिंग में जब जाते हैं ना तो बार बार हर चीज के लिए फीस देना पड़ता है। जैसे अभी बीपीएससी का पीटी पढ़ रहे हैं तो पीटी के बैच का फीस दीजिए, फिर जब मेंस आता है तो मेंस के लिए अलग से एडमिशन लीजिए, ऑप्शनल के लिए अलग से एडमिशन लीजिए, बिहार दरोगा के लिए अलग से एडमिशन लीजिए, बिहार दरोगा के मेंस के लिए अलग से लीजिए, बिहार दरोगा के बाद सचिवालय का भी फॉर्म आने वाला है, उसके लिए अलग से बोलते हैं पीटी का बैच बनता है तो पीटी का अलग पैसा लगता है। सचिवालय सहायक का मेंस निकलेगा तो मेंस के लिए अलग से पैसा लगेगा, पागल हो जाएंगे आप। यहाँ पे क्या है, एक बार आप पैसा पे कर देते हैं, अनलिमिटेड टीचर से पढ़ेंगे, अनलिमिटेड बैच है, दिन भर पढ़िए, जितने बैच में पढ़ना है सब बैच में पढ़िए। हर महीने शुरू होता है, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, भोजपुरियों में पढ़ा देते हैं हम तो, ठीक है। तो राजन, राम, विनीता, मंजीत, अपर्णा, अनुपम, रामाश्रय, सिद्धांत, भारती, मनीष और नवीन, ये टॉप 10 लिस्ट में है। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग टॉप 10 के अंदर में हैं, जो लोग टॉप 10 के अंदर में हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आज के क्लास को अटेंड करने के लिए। कल मिलेंगे सुबह 8 बजे इसी नए जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।